हेलो मेरे देश के वीर जवानों, ये है टेक नंबर 2। पहले वीडियो में साला कुत्ता भौंकने लगा था जो नीचे रहता है। वीडियो ख़राब कर दी यार उसने, पूरा बैकग्राउंड में भाव 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 करते रहा। इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। पिछला वीडियो देख के तुमने इतना उम्मीद तो होगी कि क्वेश्चन अप्लाई किए होंगे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, है ना। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही है यार, सैलून वगैरह खुलते नहीं है साले अभी लॉकडाउन में। हमारी एक दिन खुद ही सीखना पड़ेगा कटिंग वगैरह करना। देखो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ लिए थे, स्पीड के बेसिस पे कुछ टाइप पढ़े थे रिएक्शन के। तो इसमें क्या आ जाती है, वेरी फास्ट। सेकेंड पढ़े थे अपन ने वेरी स्लो। ये दो ही अपने काम की नहीं थी, है ना। थर्ड नंबर की जो स्लो होती है वो अपने काम की है, क्योंकि यही क्या निकालती है, रेट लो में यही एप्लीकेबल होती है। रेट लो में इसी को अपन RDS बोलते हैं। इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे आगे, है ना। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे अपन ने, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़े थे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 1 बाय जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको अपन भाग दे देते हैं, डेल C बाय डेल T इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे डेल C बाय डेल T क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद टाइम के साथ, है ना। और M क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी रिएक्शन के आगे बैलेंस करने के लिए अपन लिखते हैं। प्लस माइनस क्या है यहाँ पे, तो प्लस प्रोडक्ट के लिए होता है, नेगेटिव रिएक्टेंट के लिए होता है, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है और नेगेटिव यहाँ पे रिएक्टेंट को टाइम के साथ घटता हुआ बता रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये अपन ने देख लिए थे। फर्स्ट स्टेप किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए वही करना है अपने को, पूरी रिएक्शन को बराबर कर देना इस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक अनुपात में बना के। सेकंड अपन ने क्या पढ़े थे, रेट लो पढ़े थे। तो रेट बराबर क्या हो जाता है, रेट बराबर कांस्टेंट लगता है और जो भी रिएक्टेंट हैं उनकी पावर जो भी रिएक्टेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं अपन गुणा करके और उनकी पावर लगा देते हैं XY यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूफ करना पड़ता है। X + Y = N लिखे थे, जो कि एक क्या थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली प्रूफ करना पड़ता है और हर एक टाइप की रिएक्शन के लिए अलग होती है। कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव में फ्रैक्शनल हो सकती है या होल नंबर, कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से अपन ने कहाँ तक कंटिन्यू कर लिए थे, यहाँ तक। इसी में अपन ने रेट लो के बारे में भी पढ़े थे। तो रेट लो की यूनिट निकालने के लिए क्या था, मोल पर लीटर की पावर 1 - N इंटू में पर टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, आवर्स, मिनट कुछ भी हो सकते हैं। मोल पर लीटर की पावर 1 - N है। तो अपन ने 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए सब निकाल लिए थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट था यार, है ना। इसको अच्छे से तुम्हें याद रख लेना है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर के लिए तो याद रखना ही, क्योंकि इसकी यूनिट से तुम्हें पता चल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए उसकी यूनिट देख के कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिए थे, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। आगे हमारे पास दो चीज़ें, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यहाँ पे उस टाइप से नहीं पढ़ेंगे जैसे अपन कैसे पढ़ते थे, ऑर्गेनिक में पढ़ते थे। जैसे वहाँ पे पढ़ते हैं ना, इफेक्ट लगते हैं बहुत सारे, चार टाइप के इफेक्ट लगते हैं, वो भी पढ़े थे अपन ने ऑफलाइन क्लास में। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होता है, किस तरीके से पूरा उसका मैकेनिज्म पढ़े थे, आयनिक होता है या पॉजिटिव, जो भी अपना मध्यवर्ती बनता है, जो भी अपना बीच में जो भी बनता है, उसके आधार पे अपन ने देखे थे रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पे उस टाइप से नहीं देखना है अपने को, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देखना है। यहाँ पे ना बॉन्ड ब्रेक करके देखना है, ना कुछ तरीके से देखना है। यहाँ पे अपने को देखना है कि कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, उस टाइप से देखना है। या कितने इफेक्टिवली टक्कर कोलिजन हो सकते हैं, जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे लास्ट में ना, कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे दो टाइप से मैकेनिज्म होता है अपने पास। एक होता है प्राइमरी रिएक्शन और दूसरी होती है अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन मतलब क्या, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, है ना। प्राइमरी का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी मतलब फर्स्ट। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप, एक ही ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये तो इसकी फर्स्ट बात है। सेकंड क्या है, यहाँ पे मान लो A + B मिलके कुछ भी बना रहा है प्रोडक्ट। अपने को रिएक्टेंट की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी नहीं है। तो यहाँ पे A + B बना रहा, तो रेट लो अगर मैं अप्लाई करूँ तो R बराबर क्या हो जाएगा, K, और A इंटू में क्या जाएगा, B। और इसकी पावर भी अपन एक ही लिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, एक ही होता है ना। यही प्राइमरी रिएक्शन की खास बात है कि उसमें स्टोइकोमेट्रिक जो भी रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं, इसके आगे बैलेंस करने के लिए हमेशा एक होते हैं। तो अगर एक होंगे तो इसमें रेट लो में इसकी पावर भी अपन एक ही लगाते हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर भी क्या होता है प्राइमरी रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर एटम, आयन या किसी के लिए भी क्या होता है, एक होता है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई।
अब ये एक एक ही पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है प्राइमरी रिएक्शन का ऑर्डर, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, सेकेंड फ्रैक्शनल नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा, जैसे कि 2/3 फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, 2/3 या फिर 4/3 या फिर 3/2, इस तरीके से फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि प्राइमरी रिएक्शन एक ओनली वन स्टेप होती है, A + B से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका अपन रेट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो सिंपल सा लिख देते हैं और उसमें एक्स वाई नहीं लिखते हैं, एक्स वाई की जगह पे अपन 1 1 ही लिखते हैं, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वही प्राइमरी रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। पर्टिकुलर अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होता है, 1 1 ही होता है पर। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया क्या, प्राइमरी रिएक्शन में जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो यह हमेशा 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। ये तो इसकी कॉम्प्लेक्स का नाम ही समझ में आ रहा है कि 2 या 2 से अधिक स्टेप होती है, तो ये हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें एक नहीं होता है। रस समीकरण में जो अपन लिखते हैं, यहाँ पे अपन रिएक्शन लिख रहे हैं जैसे कि A + B, तो यहाँ पे जो लिखेंगे A + B से जो भी अपना प्रोडक्ट बन रहा है वो कभी भी यहाँ पे एक एक नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब एक का तो कोई ना कोई एक से अधिक ही होगा, 2 या 2 से अधिक होगा, कुछ भी होगा, लेकिन एक एक सबके आगे नहीं लिखा हुआ। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की खास बात है। अब सेकंड है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मतलब इसके मैकेनिज्म में 2-3 स्टेप आएंगे साथ साथ, तो फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, मान लो थर्ड स्टेप हो गई, है ना। 3 स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही, 3 से ज़्यादा तो मुश्किल ही होगी कि 3 से ज़्यादा स्टेप में ले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 स्टेप तक जाती है। अब सेकंड बात कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो होती है वो ये है कि इसके अंदर कोई सी फास्ट होती है, कोई सी स्लो होती है, कोई सी फिर फास्ट हो जाती है, कोई सी स्लो होती है, कोई एक स्टेप स्लो होती है। तो मान लो कि यहाँ पे फास्ट है, फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड अपने पास क्या है, स्लो स्टेप है, फिर फास्ट स्टेप है। तो ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसमें जो भी सबसे स्लो स्टेप होगी वही पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, है ना। जो भी स्लो स्टेप होगी कंट्रोल करेगी, उसी से अपन क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला स्टेप होता है सबसे स्लो स्टेप, इसीलिए इसको अपन, तुमने पढ़ा होगा, इसको RDS भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक में अपन ने डिस्कस करे थे। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ROR को कंट्रोल, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, और इसी से अपन रेट लॉ भी निकालते हैं। तो रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को कंट्रोल या डिराइव करने के लिए अपने को स्लो स्टेप का ही यूज करना पड़ता है। सेकेंड, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन तो अपन ने बता दिए कि स्लो स्टेप कंट्रोल करती है, लेकिन रेट लॉ जब अपन लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखना है कि उसमें कोई भी मध्यवर्ती नहीं आना चाहिए, है। ये बीच में जो भी बन रहा है फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप के बीच में, मान लो कि ये स्लो स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपन फर्स्ट स्टेप को अगर इस तरीके से लिखें, A + B से मिलके बन रहा है C + D, यहाँ पे आ गया C + D या E, इससे मिलके अपने पास बन गया अपने F बन गया, है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो अगर ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है, और ये वाला स्टेप क्या है, फास्ट है, तो इस जब भी स्लो होगा उसके ऊपर वाला अगर फास्ट है तो वो हमेशा रिवर्सिबल ही होता है ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से ही आएगा कि स्लो के ऊपर अगर है कोई स्टेप फास्ट तो वो रिवर्सिबल होगी, लेकिन फास्ट के स्लो के नीचे वाली फास्ट रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं देगा वो। तो अगर ये स्लो स्टेप है, इसके ऊपर ये फास्ट स्टेप है, तो इसमें अपन को रेट लॉ यहीं पे अप्लाई करना है। और रेट लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, रेट बराबर लिखते हैं के और उसका जो भी अपने पास रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन और उनकी पावर लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो C है वो इसका मध्यवर्ती है पिछली स्टेप का, तो इसको अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बारे में अपन अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी रिएक्शन क्या है, ओनली वन स्टेप में A + B से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपन उसको नॉर्मल लिख देते हैं। इसके जो कोटि होती है हर एक एटम के लिए एक ही होती है, इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी एक ही होता है, जीरो और फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होते। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो जाती है, जैसे इस तरीके से लिख रहे हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी एक सभी के लिए एक नहीं होगा, किसी एक के लिए तो एक से ज्यादा ही होगा। तो ये 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। कोई सी एक स्टेप स्लो मिलेगी, जो स्लो रिएक्शन होगी उसी को अपन RDS बोलते हैं, रेट, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है, और उसी से अपन रेट लॉ भी डिराइव करते हैं। लेकिन रेट लॉ डिराइव करते टाइम अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन है उसके बीच अगर कोई मध्यवर्ती है तो वो मध्यवर्ती अपने को क्या करना पड़ेगा, रेट लॉ में से हटाना पड़ेगा। इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अब कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो डरने की बात नहीं है, अपन उसके ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेशन अप्लाई करके देखेंगे। एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम रेट लॉ अप्लाई करना है अपने को। रेट लॉ अप्लाई करते टाइम अपने को क्या ध्यान में रखना है कि उसका जो भी मध्यवर्ती है रिएक्शन का,
जो भी बीच में बन रहा है ना प्रोडक्ट, ऐसा इंटरमीडिएट नहीं जो भी बन रहा है उसको अपने को रिप्लेस करना है। उसके लिए अपन 2 एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल है जो बहुत चलता है 2NO2Cl। अब यहाँ पे ये बनेंगे किसमें, तो ये बनेगा NO2, 2NO2 और साथ में बनेगा अपने पास Cl। ये कंप्लीट रिएक्शन कैसे होती है, तो इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। दिख रहा है कि अपने पास 2 है ना। प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है, एक एक होते हैं सारे जितने वो सब एक, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा होता है। वो भले एक है तो वो भी क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे एक ही अपने पास मॉलिक्यूल है जो ब्रेक हो रहा है। तो इसकी 2 स्टेप होती है। एक फर्स्ट स्टेप है, ये ब्रेक होता है NO2Cl, NO2 अलग हो जाता है और साथ में Cl अलग हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप जो आती है, सेकेंड स्टेप में फिर से NO2Cl आता है, क्योंकि अपने पास 2 मॉलिक्यूल है। तो NO2Cl फिर से Cl से रिएक्शन करता है और बनाता है NO2 अलग, साथ में Cl अलग, सॉरी यहाँ पे Cl मिलके क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। इसमें अपने को 2 NO2 मिल चुके हैं, जो फाइनल अपने को रिएक्शन हो कंप्लीट होने पे 2 NO2 मिल रहे हैं और यहाँ पे Cl2 मिल रहा है। तो ये Cl2 हो गया, फाइनल प्रोडक्ट अपने को ये मिल गया और ये दोनों मिलके NO2 बना लिए। तो अब इसमें 2 स्टेप में हो रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये होती है क्या, स्लो। इंक क्यों फेंक रहा है यार, ये इंक फेंक दिया था। ये स्लो स्टेप होती है और ये होती है क्या, फास्ट। तो अपने को किस पे फोकस करना है, अपने को फोकस करना है स्लो स्टेप पे। और स्लो स्टेप के ऊपर क्या अप्लाई कर देना है, रेट लो अप्लाई कर देना है। रेट लो क्या बोलता है, रेट बराबर होता है कांस्टेंट, और जो भी स्लो स्टेप है उसका रिएक्टेंट लेना है। हमेशा रेट लो में रिएक्टेंट ही लेना है। रिएक्टेंट क्या हो गया अपने पास, NO2Cl, तो NO2Cl लिख दिया अपन। अब ये एक्चुअल में क्या बन चुकी है, प्राइमरी टाइप की रिएक्शन बन चुकी है। 1 लिखा है तो इसके ऊपर अपन क्या लिख देंगे, 1। तो जब ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर भी प्राइमरी रिएक्शन आ सकती है, लेकिन पूरी कंप्लीट रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन उसकी स्टेप बाय स्टेप देखें तो स्टेप क्या होती है, प्राइमरी होती है एक्चुअल में। तो अपन इसके ऊपर अगर स्लो स्टेप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइमरी रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें ऑर्डर निकालने की कोई जरूरत नहीं, अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट 1 पावर लिख देंगे। तो ये अपने पास बना रेट। लेकिन अगर इस स्टेप से अपन देखें तो इसकी जो रेट है वो डिफरेंट है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो रेट लो अप्लाई करने पे निकालते हैं अपन फाइनल इक्वेशन, वो डिफरेंट होता है किससे, मेन रिएक्शन से, इसकी मैकेनिज्म वाली रिएक्शन को देखते हुए। सेकेंड एग्जांपल एक और देख सकते हैं अपन। एक और एग्जांपल बहुत देखा जाता है। इसमें 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मिल बना लेते हैं क्या, नाइट्रोजन गैस, और साथ में 2 H2O मॉलिक्यूल, है ना। रिएक्शन बैलेंस करके वो देगा और इसको फिर बाद में पूरा मैकेनिज्म लिख के भी देगा, तो वो डरने की जरूरत नहीं। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे 2 NO रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। रिवर्सिबल करें हैं तो ये फास्ट ही होती है। तो ये बनाते हैं क्या, N2O2। ये जो स्टेप है ये फास्ट होती है। ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा, N2O2 आएगा और एक हाइड्रोजन H2 के साथ मिलेगा। 2 अपने पास H2 है तो यहाँ पे बनाएगा क्या, N2O, साथ में निकल जाएगा H2O। थर्ड स्टेप में फिर से N2O आएगा, H2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, N2 गैस, साथ में और H2O निकल जाएगा। अब ये इसमें होता क्या है, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल तो हमेशा फास्ट ही होगी। ये वाली जो होती है वो स्लो होती है और ये होती है फास्ट। ये तो मैं बता रहा हूँ, तो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में वो लिख के देगा, तुम्हें फोकस करना है स्लो स्टेप पे। तुम्हें निकालते आना चाहिए, पूरी रिएक्शन वो कंप्लीट लिख के देगा तो उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने लिख दिया कि ये फास्ट होती है, स्लो होती है, ये फास्ट होती है। तुम्हारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए हमेशा फास्ट रिएक्शन के ऊपर, सॉरी स्लो रिएक्शन के ऊपर। ये स्लो रिएक्शन है, रेट लो अप्लाई करो। रेट लो अपन ने अप्लाई करे तो रेट बराबर K कांस्टेंट लगा दिए। अब उसके रिएक्टेंट क्या क्या है, N2O2 है तो N2O2 लिख दिए, N2O2, और साथ में क्या है अपने पास हाइड्रोजन। एक प्राइमरी रिएक्शन बन चुकी है ये, तो प्राइमरी रिएक्शन पावर 1 लगा दिए। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट है किसका, इन दोनों की लिंक रिएक्शन के बीच का। यहाँ पे भी N2O2 आ रहा है और यहाँ पे भी N2O2 आ रहा है। तो कभी भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, पहली शर्त है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर जो अपन रेट लॉ अप्लाई करते हैं। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इस N2O2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे हटाएंगे उसको, तो इसके लिए अपन मास लो लगाएंगे। अपन ने कल मतलब पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे, एक रेट लो भी पढ़े थे, मास लो भी पढ़े थे। मास लो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, फॉरवर्ड जा रहा है तो KF का यूज करेंगे, बैकवर्ड जा रहा है तो KB का यूज करेंगे, है ना। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो अपन क्या मास लो जब अप्लाई करेंगे तो मास लो के अकॉर्डिंग इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, है ना। मास लो के अकॉर्डिंग जो भी इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी को पावर लगाते हैं। तो फॉरवर्ड लिखते टाइम प्रोडक्ट, बैकवर्ड लिखते टाइम रिएक्टेंट। तो कैसे अप्लाई करेंगे,
फॉरवर्ड के आगे बन रहा है क्या प्रोडक्ट, तो N2O2 इसको ब्रैकेट में बराबर, क्योंकि रिवर्सिबल है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी बराबर। फिर इसको क्या लिखेंगे वेकवर्ड, और इसमें वेकवर्ड में बन रहा है अपने पास NO, तो NO की पावर कितनी लिखूंगा मैं 2। अब अपने को निकालना है क्या N2O2, तो N2O2 निकालने के लिए फॉरवर्ड इसको उधर पहुंचा देंगे, तो N2O2 बराबर क्या हो जाएगा वेकवर्ड y बटे में फॉरवर्ड इनटू में क्या हो जाएगा NO की पावर 2। अब अपने पास N2O2 की वैल्यू आ चुकी है। अब इस N2O2 की वैल्यू को अपन क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, इतने लंबे रास्ते से नहीं रखते हैं, छोटे से रास्ते से यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे जब N2O2 की वैल्यू रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना रखेंगे, ये KB बटे KF भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, तो N2O2 क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब दिखेगा नहीं तुम्हें। यहाँ पे लिखने के बाद क्या बनेगा अपने पास, ये तो पिछला वाला था, ये तो तुमने देख लिया, ये इसके ऊपर रखना है अपने को। तो रेट बराबर K तो कांस्टेंट एक पहले से था, इनटू में अपने पास दो कांस्टेंट आ चुके हैं बैकवर्ड बटे फॉरवर्ड, बैकवर्ड डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड इनटू में। अब N2O2 की जगह पे वो पूरा लिख रहे हैं, तो NO की पावर 2 इनटू में क्या आ जाएगा H2 की पावर 1। ये अपने पास फाइनल आया है, इसी को बोलेंगे आप इस पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो। इसको कभी कभी एग्जाम में पूरे सब कॉन्स्टेंट को हटा के क्या कर देता है K डैश भी लिख देता है, और इधर NO की पावर 2 और H2 की पावर 1 ये भी लिख देता है। तो ये अपने पास आ चुका है क्या रेट, यही है अपने पास रेट लो पूरी इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो एग्जाम में पहले ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये तुम्हें निकालते आना चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो अपन कैसे अप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे स्लो स्टेप है उसके रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट अगर इंटरमीडिएट में नहीं आ रहा है तो वो बल्ले बल्ले है, उसी को नॉर्मली रेट लो लिख देना, है ना। अगर इंटरमीडिएट आ रहा है ना बाय चांस, तो उसको कैसे करना है मास लॉ का अप्लाई करना है, स्टोइकियोमेट्री का भाग देना नहीं भूलना है, स्क्वायर करना नहीं भूलना है, और फाइनली निकाल लेना जो भी तुमसे पूछा है। और हमेशा स्लो स्टेप के ऊपर वाली स्टेप रिवर्सिबल देगा, तो डरने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है और ऑर्डर है। इसके बीच डिफरेंस तुमने 11th-12th में अगर ड्रॉपर हैं तो पढ़ा ही होगा। 12th में पढ़ाया जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में अंतर पूछे ही जाते हैं ना, डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये वो वाला ऑर्डर नहीं है जज वाला ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर अलग है। ये इसको तुम कोटि को मैंने बताया भी था, इसको ऐसे समझ सकते हैं परफेक्ट वे में कितना यूज़ होता है उसके अंदर, है ना वो। और मॉलिक्यूलरिटी को कैसे समझ सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि इफेक्टिव एटम कितने रिएक्शन कर सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे क्या आणविकता। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको परिभाषित करने के लिए डेफिनेशन कि प्राइमरी रिएक्शन अपन ने पढ़े हैं। प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है, सभी की कोटि क्या होती है, एक ही होती है, उसमें जितने भी आयंस एटम्स या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको गिन के देख लो, तो वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे। तो गिन के देख सकते हैं अपन, है ना। प्राइमरी रिएक्शन में मॉलिक्यूल को गिन के देख सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उसको अपन गिन के बता सकते हैं। तो अगर गिन के बता सकते हैं तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया ना, अपने को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा, मतलब मॉलिक्यूलरिटी को अपन थ्योरी के हिसाब से बता सकते हैं। तो थ्योरेटिकल है ये, सैद्धांतिक तौर पे अपन इसको बता सकते हैं, थ्योरेटिकल देख के बता सकते हैं। लेकिन यहीं पे अपन कोटि की बात करते हैं, इफेक्टिवली कितना यूज हो रहा है कोई सा भी एटम, या वो रेट को किस ऑर्डर में इफेक्ट कर रहा है ना, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। दुगना करने पे क्या ऑर्डर दुगना हो रहा है, या ऑर्डर पे रेट पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। तो रेट को इफेक्ट करने वाली चीज को ही अपन क्या बोलते हैं, उस एटम की कोटि। तो ये रेट इफेक्टर के तौर पे अपन यूज करते हैं, है ना। ये हमेशा ये क्या होती है, आणविकता पॉजिटिव होती है, धनात्मक हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव हो सकती है। ये पॉइंट रह गया, थ्योरेटिकल है तो ये हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इसको अपन देखे हैं कि प्रैक्टिकली प्रूव करके बताना पड़ता है। प्रायोगिक तौर से क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि कितनी कोटि है ना, तो उसको कैसे निकालते हैं, वो रेट में डिवाइड करके कांस्टेंट करके कर देते हैं। अपन ने क्वेश्चन करे हैं, तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव के साथ ये एक होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब क्या, होल नहीं, कंप्लीट नंबर होता है।
एक कंप्लीट नंबर कैसे होता है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि आधा ही अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, आधा ही मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा एक कंप्लीट नंबर यूज होता है। 1 2 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 तक जाता है, कोटि भी मैक्सिमम 3 तक ही जाती है। लेकिन ये जो है ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है कोटि, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव 0, पॉजिटिव है तो वो, नेगेटिव है तो वो क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फ्रैक्शनल बोले तो क्या, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भी हो सकती है, 2/3, 3/2, इस तरीके से फ्रैक्शनल भी हो सकती है। लेकिन ये एक कंप्लीट नंबर है और ये होल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक है और ये क्या है, इसको पूर्ण नंबर बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव, इसके साथ एक कंप्लीट नंबर है। इफेक्टिव नंबर इसका भी 3 तक ही जाता है, मतलब ये मैक्सिमम 3 तक ही जाता है। लेकिन ये टुकड़ों में जा सकता है और ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 जाएगा। 2 एटम कोलिजन कर रहे हैं, संघट कर रहे हैं, 3 एटम संघट कर रहे हैं, मैक्सिमम इफेक्टिवली 3 एटम ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ये किस तरीके से रेट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये किसी तरीके से भी कर सकते हैं। रेट को बढ़ा सकते हैं, रेट को घटा सकते हैं, या रेट को फ्रैक्शनल में ला सकते हैं, कैसे भी ला सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है और ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है। इतना समझ में तो आ ही गया होगा। फिर बात करें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपन क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर आपने ऐसे आणविकता पूछ लिया तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आणविकता बताने के लिए तुम्हें हर एक स्टेप की आणविकता अलग अलग होती है ना। नॉर्मली तुम देखोगे एक पूरी कंप्लीट रिएक्शन, तो उसके अंदर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसको तुम बता दोगे कि जैसे कि 2 NO2Cl लिए अपन ने, तो वहाँ पे अपन ने बता दी है ना कि 2 NO2Cl मतलब 2 इसकी आणविकता है। लेकिन हर एक स्टेप की देखोगे तो हर एक स्टेप बाय स्टेप आणविकता क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ना। तो ये जो है आणविकता अपने को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हर एक स्टेप में पर स्टेप अपने को अलग अलग बताना पड़ेगा। फिर बात करें कोटि की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपने को कोटि किससे बताना है, रेट लॉ से बताना है। तो रेट लॉ अपन ने अप्लाई करके देख लिए हैं कि रेट लॉ को स्लो स्टेप से निकाला जाता है और स्लो स्टेप से निकालने पर इंटरमीडिएट को रिमूव करना पड़ता है। ये आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है। अब अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आणविकता के बारे में अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। आणविकता के बारे में अपन फिर से पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में, आर्हीनीय समीकरण में, है ना, जो कि चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। अभी अपन पहले ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, कोटि के, अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि में मेन जो है वो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, बस, है ना। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस में तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर बहुत अच्छे से अभी पढ़ लेना, क्वेश्चन अप्लाई आज ही कर देना ये वीडियो देखने के बाद, है ना। और ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा होगा, है ना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। फटाफट करना पड़ेगा ना यार, चैप्टर भी बहुत बचे हुए हैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है मेरे। फटाफट अपन देंगे बिल्कुल स्लॉट में वीडियो। तो आगे देखते हैं अपन क्या ऑर्डर के बारे में पढ़ें। तो इसमें ऑर्डर में अपने को 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और एक सूडो ऑर्डर भी होता है, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्या, 0 ऑर्डर। हम के लास्ट पाड़े के राइडर हैं, 0 ऑर्डर है, राइडर और ऑर्डर। 0 ऑर्डर हमें सबसे पहले 0 ऑर्डर पढ़ना है, छोटा है फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल याद रह जाएं तो अच्छी बात है, ना रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नहीं देता है, वो कुछ भी दे देता है ना। तो एग्जाम्पल हो सके तो याद करना, नहीं करना कोई मत करना। सेकेंड अपने को क्या करना है, सेकेंड अपने को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सेकेंड क्या देखेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन जो अपने पढ़े थे उसको अप्लाई करके देखेंगे, रेट लॉ को अप्लाई करके देखेंगे। इसके बाद रेट कांस्टेंट के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे तो उसके कुछ ग्राफ देखेंगे। उसके बाद उसकी हाफ लाइफ देखेंगे, अर्ध आयुकाल देखने के बाद अपन लास्ट में देखेंगे फिर से ग्राफ अर्ध आयुकाल वाले। ये अपना खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तब भी यही ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, है ना, यही स्टेप रहेगा। क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने के बाद अपन रेट लॉ अप्लाई करेंगे, रेट लॉ के बाद रेट कांस्टेंट के फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद ग्राफ देखेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, फिर से पढ़ डालेंगे, खत्म। तो सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करते हैं 0 ऑर्डर। तो जब भी अपन पढ़ेंगे ऑर्डर तो उसकी कुछ खास बात होगी। 0 ऑर्डर मतलब क्या कि रेट लॉ अप्लाई करने पे कॉन्सेंट्रेशन जो अपना रिएक्टेंट का है उसके ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती, खत्म।
डिपेंड ही नहीं करेगी, तुम कितना ही कॉन्सेंट्रेशन लेके आ जाओ। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी फिर ये डिपेंड करेगी किसी स्पेशल कंडीशन के ऊपर। कैसे? लाइट लेके आओ, कोई कैटलिस्ट लेके आओ, सरफेस लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो, लेकिन उसके लिए तुम स्पेशल कंडीशन लेके आओ, तभी ये रिएक्शन होगी। मतलब ये वाली सारी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ना करते हुए किसी बाहरी स्पेशल कंडीशन पे डिपेंड करती है। फर्स्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करती नहीं। स्पेशल कंडीशन क्या क्या हो सकती है? तो स्पेशल कंडीशन हो सकती है कोई एंजाइम की प्रेजेंस में होगी या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट ना हो तो कोई मेटल सरफेस होना चाहिए। मेटल सरफेस बहुत पड़े थे, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे अपने पास मेटल सरफेस होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेबर अभिक्रिया, जो तुमने पढ़े होंगे। हेबर में क्या होता है? रिवर्सिबल है, 2 NH3 लेते हैं तो ये टूट जाता है बेचारा नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, अपने पन्ने बिखेर देता है। किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम आता है और इसको तोड़ के रख देता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम पे डिपेंड करेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तुम 1 अमोनिया लाओ तो भी प्लेटिनम लेके आना पड़ेगा, 2 अमोनिया लाओ तो भी प्लेटिनम लेके आना पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी हो जाए कैटलिस्ट लाना ही पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अपन नॉर्मली प्लेटिनम लिखते नहीं है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन, जैसे कि सरफेस के ऊपर गैसीय अब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री में अब्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है। क्या होता है? कोई भी सरफेस होती है, उसके ऊपर गैस डिपॉजिट होती जाती, चिपकती जाती और लेयर बनते जाती। तो ये क्या हो गया? अपने पास गैसियस अब्जॉर्प्शन हो गया सरफेस के ऊपर। तो ये भी जीरो ऑर्डर है, तुम कितनी भी गैस लेके आ जाओ लेकिन सरफेस चाहिए दोस्त। तो यहाँ पे सरफेस क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड नंबर पे और एग्जाम्पल तुमने पढ़े होंगे HI का वियोजन। तो यहाँ पे 2 HI के वियोजन ये गोल्ड की प्रेजेंस में होता है। तो ये भी होता है एक टाइप से रिवर्सिबल ही। तो 2 HI टूट जाते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो नॉर्मली अपन गोल्ड लिखते नहीं है, लेकिन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फोर्थ नंबर पे एक और एग्जांपल है अपने पास H2+Cl2। ये मिलके बनाते हैं क्या? HCl, 2 HCl, हम दो हमारे दो, H के प्रेजेंस में। H यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक स्पेशल कंडीशन। तो ये दिख रहा होगा कि सारी रिएक्शन में अपन कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, तुम कितना भी कॉन्सेंट्रेशन लेके आ जाओ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए रिएक्शन के। याद रह जाए तो अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद ही रखना है तुम्हें। फिर ठीक है, इसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वाला रेट लॉ। अप्लाई करना है रेट लॉ। लो मतलब तो कम होता है, रेट लॉ, LAW लॉ। कैसे अप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि कोई ए रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट कुछ भी बने, अपने को कुछ नहीं करना, फाड़ देना। अपने को काम है इस बेचारे रिएक्टेंट से, क्योंकि अब अपन रिएक्टेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कुछ भी बने, अपने को क्या रिएक्टेंट मान लो T = 0 पर क्या है? A0 है। स्टार्टिंग वाला A0 ही माना जाता है। बाद में ये क्या रहेगा? प्रोडक्ट उस टाइम पे 0 रहेगा। ठीक है, कुछ समय T' = T टाइम बाद, T टाइम ले रहे हैं तो उस टाइम पर इसका अपन क्या ले लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन घट के AT हो जाएगा। तो ये बन गया मान लो X प्रोडक्ट कुछ भी बन गया। तो अपन A0 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, A0 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन AT को ऐसा लिख सकता हूँ मैं A0 - X, क्योंकि X कम हुआ है ना, तो X बना क्या? प्रोडक्ट। या कोई इस A0 को स्मॉल a भी लिखता है और इसको क्या लिखता है? A - X भी लिखता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपन A0 और AT लेके चल रहे हैं और AT बराबर A0 - X होता है दोस्त। क्यों होता है? क्योंकि X प्रोडक्ट में बन चुका है, तो A0 में से अपने को क्या करना पड़ेगा? X को कम करना पड़ेगा। सिंपल है, ब्लैक वाला देख लो या ब्लू वाला देख लो, कोई अंतर नहीं है। सेकंड अपन अपने को इसके ऊपर अप्लाई करना है रेट लो। तो रेट बराबर होता है कांस्टेंट K कांस्टेंट ही होता है, इनटू में A। रिएक्टेंट क्या है? अपने पास A है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन A0 और AT तो अपन ने टाइम के अकॉर्डिंग माने, लेकिन स्टार्टिंग में तो A ही है ना, तो A ही लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या होगा? A। इसकी पावर क्या लिख दूंगा मैं? 0 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि 0 ऑर्डर की रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करे, कितना ही कॉन्सेंट्रेशन लाओ, 0 मोल लाओ, 1 मोल लाओ, 2 मोल लाओ, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती।
ठीक है, ये तो अपने पास फर्स्ट हो गया। तो अपन अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे आएगा, इधर ए ले लें, ए कॉन्सेंट्रेशन, और इधर क्या ले लें, रेट ले लें, तो कैसा ग्राफ आएगा, सीधे सीधे चले जाओ, कभी चेंज ही नहीं होगा, है ना। रेट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कितना भी लेके आओ चेंज ही नहीं होगी। हाँ, स्पेशल कंडीशन अगर हटती है तो घट जाएगी, आती है तो बढ़ेगी नहीं, वैसे ही चलेगी, है ना। ये मत करना स्पेशल कंडीशन बढ़ा दो तो और बढ़ जाएगी, जितना वो तो कैटलिस्ट होता है। तो ये ग्राफ हो गया रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच, सीधा स्ट्रेट लाइन है। ये अपने पास रेट हो गया। रेट की जगह पे अपन ROR भी अप्लाई कर सकते हैं। ROR कैसे अप्लाई करेंगे, ROR बराबर अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं रिएक्टेंट के लिए तो A/dt, इस ये हो गया। या फिर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्लस dx/dt, क्योंकि प्रोडक्ट x बन रहा है टाइम के साथ, तो अपन ROR की जगह पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं, ये लिख सकता हूँ dA/dt बराबर क्या लिख सकता हूँ, k और a⁻0, या फिर क्या लिख सकता हूँ dx/dt बराबर k और a⁻0। किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी के ऊपर भी 0 लगा दो वो खत्म होके 1 हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। तो dx/dt बराबर k और a की पावर हो गई 0। ये दोनों अपन अप्लाई करके लिख सकते हैं 0 ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है जिसका अपन ने ग्राफ बना के देख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। फिर अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, इसकी इक्वेशन पढ़नी है। तो रेट कांस्टेंट के लिए अपन इस इक्वेशन को उठाते हैं, इस किसी की भी पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 100 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 मतलब वो क्या हो जाती है 1। तो ये 1 हो गया। तो अपन इसको जब अप्लाई करेंगे तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्या हो गया 1 हो गया। माइनस dA बराबर k इंटू में dt है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करेंगे, समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि अपन यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़नी है ना। डायरेक्ट समाकलन करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन बनती है, 2 बार समाकलन करते हैं, t बराबर 0 पे करते हैं और t बराबर t टाइम पे करते हैं, तो फाइनल इक्वेशन जो बनती है वो बनती है at बराबर a0 माइनस kt। ये अपने पास फाइनल इक्वेशन निकल के आती है। at तुम्हें पता है, पहले ही बता चुका हूँ, टाइम के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, और ये क्या है, t बराबर 0 a0 है, मतलब कि t बराबर 0 स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है और t बराबर t टाइम पर at टाइम के साथ चेंज कॉन्सेंट्रेशन है। अपन at को a0 माइनस x लिख सकते हैं, लेकिन वो चेंज कैसे हो रहा है, वो चेंज हो रहा है at बराबर a0 माइनस kt की तरह। तो इसका भी आप अपने ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। एक तो अपन ने इसका ग्राफ पढ़ लिए, एक ग्राफ इसका पढ़ना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा y बराबर mx माइनस c से। तो यहाँ पे c इधर आएगा, माइनस mx आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो kt है, टाइम है ना, टाइम को अपने को ग्राफ पे x पे लेना पड़ेगा, इसलिए अपन ने टाइम की जगह पे x लिया है और इस तरफ तो y आता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्त, तो बनेगा इसका ग्राफ इस तरीके से, इधर ले लो टाइम, इधर ले लो at का ले रहे हैं ना, y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं 80। ये जो है इंटरसेप्टर है, अंतःखंड है। अंतःखंड मतलब क्या, ऐसी कंडीशन जो पहले से ही प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे a0 स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, तो अपने को इंटरसेप्ट मतलब वही होता है कि जो पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसको ग्राफ पे बताना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग में कितना प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड आएगा, और स्टार्टिंग में कितना प्रेजेंट है, a0 प्रेजेंट है, तो ये अपने पास ग्राफ आ गया क्या, a0। अब ये क्या होगा, रिएक्टेंट है तो घटना स्टार्ट होगा, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, माइनस m है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। 0 होने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो 0 पे नहीं करना है। तो ये माइनस m, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि m बराबर क्या है, k है, और वो क्या है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अपन m बराबर लिख सकते हैं माइनस k, यहाँ पे क्या है, स्लोप है, पूछे तो माइनस के स्लोप है, रेट कांस्टेंट, और a0 इसकी स्टार्टिंग कंडीशन में था इसका कॉन्सेंट्रेशन, और at क्या है, समय के साथ चेंज वाला कॉन्सेंट्रेशन, तो समय के साथ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, रिएक्टेंट घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, खत्म होगा बहुत टाइम बाद। तो यहाँ पे अपने पास 2 इक्वेशन बनी है जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एक इक्वेशन है रेट बराबर k,
और ये क्या है, a की पावर 0 और सेकेंड है at बराबर a0 माइनस kt। अब इसको थोड़ा सा उलट फेर करा जाएगा, है ना, बुक वाले मानते नहीं हैं और क्वेश्चन वाले भी मानते हैं अलग, वो तो अलग अलग देंगे। तो यहाँ पे अपन उलट फेर करें तो a0 माइनस at लिख सकता हूँ इधर इसको रिप्लेस करके। तो यहाँ पे kt बराबर a0 माइनस at लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो at बराबर क्या था, a0 माइनस एक्स, तो इसी को अपन थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकते हैं, x बराबर a0 माइनस एटी। मतलब यहाँ पे a0 माइनस एटी बराबर क्या है, x है। तो मैं इस पूरे a0 माइनस एटी बराबर क्या लिख सकता हूँ, kt बराबर x लिख सकता हूँ। x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। a0 क्या था, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, at क्या था, टाइम के साथ घटता हुआ कॉन्सेंट्रेशन। जितना टाइम बोलेगा उतना घटेगा। तो तुम्हें कितनी इक्वेशन होगी, 3 इक्वेशन होगी। एक तो अपने पास ये वाली है जो कोई काम की नहीं है, इसको ही अपन ने यहाँ पे रिप्लेस करके अच्छे से लिखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे ये लिख दी, या प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये रिएक्टेंट के फॉर्म में। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगाया, मतलब समझ जाना पॉजिटिव है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पॉजिटिव होता है, और एक भी होता है, एक भी होता है ना। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अपन ने इसका डिफरेंशिएशन समाकलन करने के बाद इक्वेशन बनाया, जो समय के साथ इक्वेशन है अपने पास, रेट कांस्टेंट के साथ इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, तो at बराबर क्या है, a0 है, a0 माइनस क्या हो गया, kt हो गया। ठीक है, इसी को फिर अपन एक ग्राफ के फॉर्म में भी देख लिए, फिर इसी को अपन चेंज करें, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो x बन रहा है, तो अपन a0 माइनस at, मतलब ये स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन था और at क्या था, बाद वाला कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का अंतर कितना आएगा, तो वो x आएगा। तो x को अपन ने यहाँ पे भर दिया, kt बराबर क्या हो गया, x, मतलब x kt के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। इसके बीच भी ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल है, एक x बराबर में थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के लिखूं, घुमा फिरा के लिखूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, kt। इंटरसेप्ट कुछ है क्या, नहीं है। तो एक ग्राफ पे x ले रहे हैं अपन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन t तो टाइम के साथ ही है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे t है और यहाँ पे अपन ले रहे हैं x, प्रोडक्ट, है ना। इतना छोटा तो दिख ही रहा होगा, जूम कर लेना वीडियो। तो यहाँ पे x टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरीके से लीनियर। स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट शुरुआत में थोड़ी ना है, पहले से प्रेजेंट हो तो वो अपने कोई मतलब का नहीं। तो यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगी, स्लोप पॉजिटिव k। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में स्लोप पॉजिटिव, रिएक्टेंट के फॉर्म में जो स्लोप है वो नेगेटिव। तो दोनों का ग्राफ अगर साथ में मिला है इस तरीके से, इधर t है और इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा टाइम के साथ, प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। इस तरीके से एक बढ़ता हुआ प्रोडक्ट, घटता हुआ रिएक्टेंट, क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से बनेगा। 0 ऑर्डर का, है ना, फर्स्ट ऑर्डर का अलग बनता है ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ भी देखिए 0 ऑर्डर में, तो तुम्हें ये सारी इक्वेशन अच्छे से लिख के याद रखनी है। ये इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाली इक्वेशन एक और ऐड हो गई है ना, kt बराबर x जो प्रोडक्ट है, या फिर kt बराबर तुम लिख सकते हो at माइनस a0 माइनस at। इनके ग्राफ अच्छे से ध्यान रख लेना कि रिएक्टेंट का घटता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है, दोनों का साथ में बनाए तो क्रॉस सेक्शन आता है, बढ़ता हुआ घटता हुआ। रेट के साथ अगर देखें अपन 0 ऑर्डर वाले का तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा यार, पसीने छूट गए मेरे, आज दिन में वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी बहुत है। इतना क्लियर हो गया। अब अपने को पढ़नी है क्या, हाफ लाइफ, है ना। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, अर्धायुकाल, ऐसा टाइम, कौन सा टाइम, ऐसा टाइम, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपना स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो यहाँ पे at बराबर में डायरेक्ट लिखूंगा क्या, a0/2, आधा हो जाए मतलब आधा हो गया ना। स्टार्टिंग टाइम में a0 था तो हाफ लाइफ पे कितना होगा, a0/2। स्टार्टिंग में 10 मोल था तो हाफ लाइफ पे 5 मोल बचेगा, स्टार्टिंग में 5 मोल था तो हाफ लाइफ पे 2.5 मोल बचेगा, ऐसे ऐसे घटते जाएगा। तो यहाँ पे हाफ लाइफ का अपने को बनाना है क्या, इक्वेशन और ग्राफ। मैं हाथ से क्यों मिटा रहा हूँ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, t बराबर 0 पर तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन a0, इसका 0, और t हाफ लाइफ क्या होता है, t बराबर टाइम क्या हो चुका है, टाइम t हाफ बोलेंगे इसको 1/2, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाए, आधा। तो ये कितना बनेगा, ये भी आधा ही बनेगा, आधा यहाँ बचा तो आधा कहाँ गया, वहाँ गया। सिंपल है, इसको अब इस इक्वेशन में भर दो। at बराबर क्या आ जाएगा, a0/2, a0 की जगह पे तो a0 ही आएगा। याद रखना स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन हमेशा a0 ही है, माइनस kt है। इधर उधर t की जगह पे क्या आएगा, 1/2, इसको इधर उधर रिप्लेस करो तो k
टी हाफ बराबर A0 में से A0/2 गया तो वो तो प्रोडक्ट ही एक्स ही आना है, वो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो A0 बा क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे टी हाफ निकालना है तो टी हाफ बनेगा क्या, T1/2 बराबर A0/2K, A0/2K। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है? हाँ है ना, डायरेक्ट दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर जितना लोगे उसका हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। तो ये कुछ सेंटेंस बना के दे सकता है कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का क्या डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा के तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाफ लाइफ डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ का अपने पास क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है टी हाफ बराबर A0/2K, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टार्टिंग की। टी हाफ समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0। तो अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा टाइम के साथ हाफ लाइफ, इसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इधर अगर मैं टी हाफ ले लूँ, इधर मैं A0 ले लूँ, तो ये आएगा डायरेक्टली सीधी लाइन, ठीक है, सीधी लाइन। लेकिन अगर मैं इसी को किसके साथ बना रहा था, अभी अपन ने पढ़े थे A0 मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन जो कि तुम्हें करना चाहिए पढ़ाई के साथ। कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, अगर मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो ये क्या है, सीधी लाइन। लेकिन अगर टाइम की बात करूं तो ये क्या है, सीधी लाइन लेकिन थोड़ी सी तिरछी लाइन, मतलब कि लीनियर लाइन तो दोनों है, लेकिन ये कांस्टेंट लाइन है और ये क्या है, बढ़ती हुई लाइन। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, तो स्लोप हो जाएगी जितना बचा उतना सब स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी 1/2K, ये इसकी स्लोप होगी। सिंपल है, A0 के साथ क्या होगा, टाइम हाफ लाइफ बढ़ी। तो तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। नोट्स वगैरह तो अब टाइम बहुत लगता है यार नोट्स बनाने में, तो मैं मुश्किल है कि दे पाऊँ, कहीं मिल गए टेलीग्राम पे तो मैं सेंड कर दूँगा। तो ये अच्छे से कर लेना। ये जीरो ऑर्डर खत्म हुआ, क्या क्या पढ़े, कुछ एग्जांपल देखे, रेट लो लगाए, डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पर, रेट कांस्टेंट देखे तो AT बराबर A0 माइनस KT, ग्राफ बनाए, डिक्रीज वाला ग्राफ आया, प्रोडक्ट के फॉर्म में इंक्रीज वाला ग्राफ आया, x बराबर KT। जब अपन ने इसका हाफ लाइफ पढ़े तो हाफ लाइफ डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, लीनियर लाइन आई बढ़ते हुए इस तरीके, रेट की क्या आई, सीधी लाइन है, ठीक है। ये सब पॉइंट ही थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास खत्म हो गया क्या, जीरो ऑर्डर। अब अपने को पढ़ना है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। अब अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है ना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो यार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना मतलब कोई मतलब नहीं रहता है अगर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब पता ही होगा सब बुजुर्गों मेरे से भी। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि डेली अगर पढ़ रहे हो 6-7 घंटे तो डेली पढ़ना है, क्योंकि ऑन एवरेज बच्चे ज़्यादा आगे निकलते हैं। मैंने अपने लाइफ में ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, खैर मेरी ज़्यादा उम्र तो नहीं है लेकिन सुना है ना, टीचर से भी सुना है मैंने, अपने टीचर से, कि जो भी टॉपर होते हैं वो बहुत टाइम जब फेल्यूर फेस करते हैं तो वो डिप्रेशन के शिकार या बहुत ही गड्ढे में चले जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट है ना, चलते रहते कछुए की तरह और पार कर जाते हैं बाउंड्री। तो एवरेज की तरह ही पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए तो उस 8 घंटे की खुशी में अगले 2 दिन ही नहीं पढ़ रहे। तो अगर 6 घंटे भी पढ़ो तो थोड़ा कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, 6 घंटे पढ़ लो 8 घंटे पढ़ लो, तो डेली कंटिन्यूस पढ़ते जाना है। जीरो ऑर्डर अपना हो गया। जीरो ऑर्डर के बाद अपने को फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है, वही स्टेप रहेगा, एग्जाम्पल देखना है, इसकी खास बात देखना है कि क्या होती है, और उसके बाद वही अपना रेट लो इक्वेशन बनाना है रेट कांस्टेंट के फॉर्म में। उसके बाद हाफ लाइफ देखना है और कुछ ग्राफ भी देखते चलना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या कि जो कॉन्सेंट्रेशन अभी का रिएक्टेंट ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे, लेकिन डिपेंड करेगी वो क्या, पावर 1 के फॉर्म में, है ना। इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, वहाँ पे क्या थी 0।
अब क्या है सेकंड, इसके अपने को एग्जांपल देखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बच्चे को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल कौन से होते हैं, क्योंकि इसको अपन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी आता है ये। तो ये जो एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं यही मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फिर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिक्रीशन होते हैं, डिक्रीजिंग रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिव 6, जितने भी रेडियो एक्टिव कोई भी एटम होता है ना पीरियोडिक टेबल में 90 के बाद, यूरेनियम के बाद सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको तुम छोड़ दो कहीं पे तो वो खुद ब खुद अल्फा बीटा गामा निकालते रहते हैं और उनका डिकेशन होते रहता है, ख़त्म होते रहते अनंत काल तक होते रहते हैं, जिसका कोई टाइम नहीं है। उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एमआई कंपनी है वो बैटरी बनाने लग गई कि हम रेडियो एक्टिव का यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उसको एक बार चार्ज कर दो फिर बहुत वर्षों तक होगा, मतलब 2000 साल कि पता नहीं कितना 400 साल तक बैटरी नहीं उतरेगी। भयंकर ही खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। फिर दिक्कत ये है कि वो अल्फा बीटा गामा निकालता है तो हमारे हाथ पैर या शरीर में बॉडी में रेडियो एक्टिव 6 होगा तो उसका इफेक्ट अपने ऊपर आएगा। तो बोल रहे हैं डायमंड की कोटिंग कर देंगे वगैरह वगैरह, बहुत पैसा है सालों के पास, कुछ भी कर जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव 6 जितने भी होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर रिएक्शन आती है वो आता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस एस्टर क्या होता है, एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनता है CH3COO C2H5। इसको जल के अंदर मिला दो, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मतलब H+ करोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा CH3COOH और साथ में क्या बनेगा C2H5OH, अल्कोहल और एसिड बन जाएगा। ऑर्गेनिक में बहुत पढ़े हैं, बहुत बार आया है, बार बार आता रहा है। तो वो है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो इंपॉर्टेंट है, दिखने में अपने को दिख रहा है कि प्राइमरी रिएक्शन है। प्राइमरी रिएक्शन की कोटि क्या होती है, जो भी एटम एलिमेंट यूज होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज होते हैं, वो जितने होते हैं उन्हीं के आधार पे अपन उसकी कोटि बोलते हैं। एक और एक 2 दिख रहा है, लेकिन ये एस्टर हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है किसी के ऊपर, सिर्फ एस्टर के ऊपर, क्योंकि वाटर तो हमारे पास बहुत है ना, पर लगाओ किसी को वाटर आ जाता है। तो वाटर बहुत है हमारे पास, है ना, वाटर की कमी नहीं है। तो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है एसिड हाइड्रोलिसिस जो अपना एस्टर का है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एसिड अपने पास एस्टर के ऊपर। इसलिए इसको अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर, जिसको भी अपन देखेंगे सूडो ऑर्डर भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिखने में ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन होता क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर। ये सेकेंड एग्जाम्पल हो। थर्ड एग्जाम्पल, जितने भी ऑक्सीजन रिलीजिंग होते हैं, ऑक्सीजन रिलीजिंग पी ब्लॉक रिएक्शन होती है ना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पी ब्लॉक रिएक्शन होती है। सारी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीजिंग पी ब्लॉक की जो रिएक्शन होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शन होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्शन जो होती है, उनके एलिमेंट की जो एटम की जो भी अपने पास रिएक्टेंट रहेंगे, उसमें से जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगी वो किस में आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास Cl2O7 है, Cl2O7 याद यहीं पे कर लेना। ये ब्रेक होता है तो किस में होता है, Cl2 है और ये हो जाएगा अपने पास 7O2। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एग्जाम्पल है इसके 2N2O, ये अगर ब्रेक होगा तो N2 नाइट्रोजन और साथ में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन। और भी एग्जांपल है N2O5, 2 N2O5, ये ब्रेक होगा तो NO2 में ब्रेक होता है ये 2 और साथ में क्या हो जाएगा 2 2 4 मतलब 3O2, 4 और ये होगा ऑक्सीजन। तो जितने भी ऑक्सीजन रिलीजिंग पी ब्लॉक एलिमेंट के जो भी कॉम्प्लेक्स अपने कंपाउंड होते हैं वो रिलीज अगर ऑक्सीजन करें तो प्राइमरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। एक और एग्जांपल है इसमें अच्छा खासा, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 अगर ये ब्रेक हो रहा है तो किस में होता है, H2O में, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये अपने को लेना पड़ेगा 2, ये एक हो गया तो ये हो जाएगा 2 H2O है, एक ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो जितने भी ऑक्सीजन रिलीजिंग कंपाउंड अपने पास पी ब्लॉक में होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में ही आते हैं। रेडियो एक्टिव जो भी क्षय होता है, डिक्रीजिंग होता है,
वो भी किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है। सेकंड अपने पास क्या था, सूडो ऑर्डर अपना जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है। तो ये कुछ एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा। ये तो सबको पता ही होना चाहिए हमेशा कि रेडियो एक्टिव क्षय किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है दोस्त, ये पता होना चाहिए तो काम की बात है, क्योंकि फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में वहाँ पे रेडियो एक्टिव यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट हैं अपने पास पीरियोडिक टेबल में, तो बहुत दिमाग खराब होता है। तो ये तो अपने पास कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब एग्जाम्पल के बाद अपने को बात करनी है इसके रेट लॉ को अप्लाई करने के बाद अपने को इसका क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कुछ ग्राफ देखेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे। तो रेट लॉ अप्लाई करेंगे तो वही अपना लगाओ कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट है, बना लिया प्रोडक्ट कुछ भी बने, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, बन भी रहा है कि उससे कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट होना चाहिए अपने पास, ठीक है। रिएक्टेंट होगा तो अपन इक्वेशन बना लेंगे। अब ए हो गया, तो ये क्या करना है अपने को, टी बराबर 0 पर कितना था, A0, प्रोडक्ट था 0, टी बराबर टी टाइम पर कितना हो जाएगा, ये AT, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अपन AT को क्या लिख सकते हैं, A0 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। कोई इसको A लिखता है स्मॉल a, ये मैंने अभी बताया, इसको स्मॉल a लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस एक्स। तो ये गलत नहीं है कि AT बराबर अपन A माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और A0 को A स्मॉल a भी लिख सकते हैं ना, कोई करता है। A0 और AT के फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि A0 दिमाग में बन रहा है ना कि 0 टाइम पर कुछ है कॉन्सेंट्रेशन, और AT मतलब क्या है, T टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कितना घटा कितना बड़ा उससे अपने को कोई मतलब नहीं, कितना प्रेजेंट है, T0 पर कितना है और T टाइम पर कितना प्रेजेंट है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें। इसको अप्लाई कर दो रेट लो में, तो रेट बराबर कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा A की पावर 1। यहाँ पे मैं तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा A0 या AT का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, अपन A ही मान रहे हैं ना। अगर उसको मैं T0 पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A0, T टाइम पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, AT लिखूंगा। तो वो तो है तो A, उसकी अपन कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं। A0 और AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अब अपन ये एक इसकी कोटि क्या होती है, 1 होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे A लिख दी। फिर इसका ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बनाएंगे तो इधर क्या आएगा अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन, और इधर क्या आएगा अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, रेट को अपन ले रहे हैं y एक्सिस पे, इसको ले रहे हैं अपन x एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ते जाएगा। तुम कॉन्सेंट्रेशन दुगना करो, रेट दुगनी होगी, 3 गुना करो 3 गुनी होगी, 4 गुना करो 4 गुनी होगी। रेट डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। तुम जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ जितना ज़्यादा होगा उसका क्षय उतना ज़्यादा होगा, है ना। मतलब पॉजिटिव में ही होगा, घट रहा है वो, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव। रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, मैं पहले बोला कि नेगेटिव कभी नहीं होगी। मतलब अगर इसका ग्राफ इस तरीके से आए कभी जीवन में तो बनाना मत, है ना। रेट रिएक्टेंट की ये तो पॉजिटिव हो रही, बढ़ रही है ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे, किसकी, रिएक्टेंट की। इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन रेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस dA/dt लिख सकते हैं, है ना, रेट को। या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ROR, रेट लिख रहे हैं, बराबर, या फिर रेट को अपन ROR को क्या लिख सकते हैं, प्लस DAT, dx/dt भी लिख सकते हैं, dx/dt प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं और dA/dt किसके लिए लिख रहे हैं, मेरा dt इधर क्यों जाता है, ये dt किसके लिए रख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, रेट की जगह पे वही लिख दूँ अपना, माइनस dA/dt बराबर k, और a की पावर अपन 1 है। 1 लिखा नहीं जाता है, बेचारे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये अपने पास इक्वेशन बन गई है, यही वाली है ना, रेट की जगह पे अपन ने ये लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर अपने को रेट कांस्टेंट की इक्वेशन बनानी है, तो अपन इसका क्या करेंगे, इसका अपन समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन। अपने को थ्योरी नहीं पढ़नी है, अपने को कोरोना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे इसको अपन रिप्लेस कर करा के माइनस dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, ये k और A0 तो अपन ने इधर लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे चला गया क्या, dt। इसका वो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो तुम्हें फॉर्मूला अगर याद हो तो dx/x, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, log आता है। log कौन सा वाला आता है, e बेस वाला आता है, 10 बेस वाला नहीं है। तो इसको अब जब अपन पूरा कंप्लीट लिखते हैं तो ये बनता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या बनता है, 2 बार सॉल्व करेंगे, t बराबर 0 पे सॉल्व करेंगे, t बराबर t टाइम पे सॉल्व करेंगे, तो 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे। फाइनल में लिख रहा हूँ क्या बनेगी, तो वो बनेगी ln बेस पर, है ना। यहाँ पे आएगा क्या,
0, यहाँ पे क्या आएगा AT बराबर KT, ये इक्वेशन बनेगी। ये सिंपल इक्वेशन है, इसको अभी अपन थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे तो ग्राफ भी बनेंगे। कैसे हेरा फेरी करेंगे, ये इक्वेशन याद रखोगे तो ज़्यादा आसान है। A0/AT, ठीक है। A0 क्या है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन T0 टाइम पर, AT क्या है, बाद वाला कॉन्सेंट्रेशन। टाइम को इधर लेके आ जाएं तो मैं टाइम को इधर लेके आ रहा हूँ, है ना, तो T इधर आ जाएगा, बट्टा में बट्टा आ जाएगा, तो K बराबर कॉन्स्टेंट बराबर इक्वेशन क्या बनेगी, तो बनेगी क्या, ln बेस पर A0/AT, ये तो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन, बटे में क्या आ गया, टाइम। बहुत सारे बनेंगे इसमें क्या इक्वेशन, तो तुम्हें सारी याद रखनी है। एक तो होगी ये, ln को क्या लिख सकते हैं अपन, 2.303 log 10 बेस पर। तो log 10 बेस याद रखना आसान है, क्योंकि ln के थोड़े से ln बेस पर थोड़े से अलग अलग फॉर्मूले, अपने पास अलग अलग वैल्यू आती है, लेकिन log 10 बेस पे अपने को पता है log 1 का 0 होता है, log 2 का 0.30 होता है, तो वो अपने को पता है। लेकिन ln बेस वाले वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो अपन इसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, k बराबर 2. ब्लैक से लिखूंगा हाईलाइट करके, तो इसको पूरे को मिटा के अपन लिख देंगे साले को, क्या लिखेंगे, k बराबर 2.303 बटा में तो टाइम था, यहाँ पे क्या जाएगा, अब log 10 बेस वाली चीज़ें अपने को याद रहती है, A0 बटे में AT लिख देंगे। A0 क्या है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, और AT क्या है, एंड टाइम पर, जो भी अपना T टाइम पर है। तो AT को कहीं कहीं पे A-x भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, यही आएगा। अब क्या, इसको थोड़ा सा हेरा फेरी करके अपन जैसे वहाँ पे लिखे थे, याद हो, 0 ऑर्डर में AT बराबर A0 माइनस KT लिखे थे। यहाँ पे कुछ नहीं आया है, यहाँ पे ln आ चुका है ना, ln बेस आ चुका है, E बेस, तो ln यहाँ पे और यहाँ पे ln, ये इक्वेशन भी बनी अपनी, वही 0 ऑर्डर के से ही बनी है, बस यहाँ पे जो अपन ने log बेस पे बना लिए हैं। तो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन अपन ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन में इसको यूज़ नहीं करना है, क्वेश्चन में तुम्हें ये यूज़ करना है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये वाला y बराबर क्या बनाना, वापस से c माइनस mx आता है, m क्या आएगा, माइनस k आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगी, इंटरसेप्ट क्या आएगा, इसका अंतःखंड आएगा, ln A0 आएगा, और ये y एक्सिस पे आएगा। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो इधर क्या ले लूँ, टाइम, इधर क्या ले लूँ, ln AT, t ले। स्टार्टिंग में ये पहले से प्रेजेंट है, कितना, थोड़ी सी वैल्यू प्रेजेंट है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव बनाएंगे, कितना बनाएंगे, ln A0 बनाएंगे, ये स्टार्टिंग में हो गया। फिर ये क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, खत्म, 0 नहीं बनाना है ना। तो ये हो गया अपने पास, m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस k, स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसलिए घट रहा है। वो वाला ग्राफ तुम्हें याद आ रहा होगा, यूं कर्व वाला, कि वैसे क्यों नहीं बनाए, तो वैसे अभी अपन बनाएंगे, है ना, उसको वाल्मीकि इक्वेशन बोलते हैं, उसको अपन बनाएंगे। तो अभी तक इसको फिर से देखो, ये अपन ने बनाया, A से प्रोडक्ट बना, इसको अपन A0, इसको AT लिख रहे हैं, AT बराबर A0 माइनस x रख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, x हो रहा है, रेट बराबर क्या हो रहा है, k, और a की यहाँ पे पावर अपन 1 लिख रहे हैं, ठीक है। जब इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाएंगे तो लीनियर ग्राफ आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी। फिर इसको ये अपन ने हेरा फेरी करे, लॉग लिए, इसका इंटीग्रेशन करे, समाकलन करे, फिर फाइनल इक्वेशन अपने पास ये वाली बनी, है ना, एक ये बनी, ये भी बनी, ये भी है, ये भी है, लेकिन तुम्हें याद रखनी है ये वाली फाइनल इक्वेशन 2.303 बटे में t log 10 बेस पर A0 बटे AT। A0 है यहाँ पे स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, AT है यहाँ पे आखिरी वाला कॉन्सेंट्रेशन। फिर क्या करना है, फिर ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ के लिए अपने को इस इक्वेशन में नहीं बना सकता ना, इसमें माथा पच्ची होगी कि किसको कहाँ लिया जाए, तो अपन उसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 0 ऑर्डर में लिखे थे, AT बराबर A0 माइनस KT, बस ln आ चुका है, ln क्या है यहाँ पे, E बेस पर, तो उसको अपन ग्राफ पे देखें तो इस तरीके से बना, ठीक है। ये अच्छे से लिख लेना, ये ग्राफ बना लेना और ये भी बना लेना। अब अपन एक और अलग तरीके से इसको अपन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो कितने हो चुके हैं, ये फर्स्ट बना था, ये सेकंड बना है इसी से, है ना, ये फाइनल बना है, ये इसी से ये बना, इसी से ये बना, इसी से अपन एक और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये जो बनेगा ये पहुंच जाता है फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही वाली इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये सब यूज़ में नहीं आती है, चेंज होके क्या आती है, कैसे आती है, ये जो ln बेस है इसको उस साइड जब अपन पहुंचाते हैं तो वो E आ जाता है, तुमने कहीं ना कहीं देखे होंगे,
फिजिक्स में बहुत जगह देखे होंगे, एलसी दोलन ऑसिलेशन देखे होंगे, या आरएल एक अपने पास आरएल वाला जो ऑसिलेशन होता है उसमें देखे होंगे, या फिर अपन फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिव में भी देखते हैं तो वहाँ पे भी देखे होंगे। तो ये जो एल एन है इस साइड जाके उस साइड जाके, जैसे माइनस का प्लस, भाग का गुणा, गुणे का भाग वैसे हो जाता है ना, तो वैसे ही एल एन बेस उधर जाके ई बेस बनाता है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ए ज़ीरो बटे में क्या जाएगा ए टी बराबर, यहाँ पे आएगा ई बेस ई की पावर के टी, ठीक है। लेकिन अपने को तो ए टी बराबर चाहिए, अपने को तो ए टी बराबर चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए टी को उधर और ये पूरे को नीचे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए टी बराबर ए ज़ीरो की बट्टे में आ गया ई की पावर के टी। अब ये बट्टे में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ई के टी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको अपन कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लाएंगे ना, सम्मान देंगे उसको। सम्मान देने के चक्कर में उसके सिर पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि कभी भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर आती है तो वो क्या हो जाती है, माइनस उसकी पावर। तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, ए टी बराबर ए ज़ीरो और ई की पावर माइनस के टी। ये इसको बोलते हैं वाल्मीकि इक्वेशन, जो फिजिक्स में अप्लाई होती है। तुमने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे, एन टी बराबर एन ज़ीरो इंटू में ई की पावर माइनस के टी। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे पढ़ेंगे तो ये थोड़ी सी अलग इक्वेशन है। तीन टाइप की इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। किससे डिराइव हुई है, तो वो एल एन ए ज़ीरो बाई ए टी बराबर के टी से डिराइव हुई है मेरे दोस्त। तो हम क्या करें, हमें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हमें इंपॉर्टेंट है ये वाला 2.303। ये सिर्फ अपने पास ग्राफ में अप्लाई करें अपन ने, इसके ऊपर ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसे बनता है, ए टी और ए ज़ीरो के साथ बनता है, टाइम के साथ। कैसा ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे बना रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे ए टी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो टाइम के साथ ये जो ग्राफ बनेगा, ये लॉगरिथम वाला ग्राफ बनेगा। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होते हैं, कभी भी जीरो नहीं होते, अनंत तक जाते रहते। रेडियो एक्टिव 6 कभी भी खत्म नहीं होता है। तो ये जो ग्राफ बना, ये इस तरीके से बना। यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, वापस से ए ज़ीरो आएगा। तो इसमें y बराबर अपन उससे अप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है। इसमें जो ग्राफ बनेगा इस घटता हो रहा है। तो कितने ग्राफ हो गए, 3 ग्राफ हो गए, रेट और कॉन्सेंट्रेशन, लीनियर ग्राफ। यहाँ पे ए ज़ीरो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा, स्लोप आएगी माइनस के एल एन बेस पे। लेकिन अगर उसी का अपन लोग हटा के ए टी के उस पर बनाएंगे तो उसका लॉगरिथम वाला ग्राफ बनेगा, हाई पैराबोला, घटता हुआ। पैराबोला भी नहीं बोलेंगे इसको, लॉगरिथम ग्राफ बोलेंगे, लेग लॉग फेज में आता है ना, वो वाला बोलेंगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई हो, है ना, क्लियर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है, ग्राफ के लिए याद रखना है, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, हाफ लाइफ। पिछले भी तो पढ़े थे। तो हाफ लाइफ के लिए क्या करना है अपने को, वापस यहीं आओ। हाफ लाइफ में क्या होता है अपने पास, हाफ लाइफ में होता है टी बराबर 0 पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है A0, लेकिन टी टाइम पर क्या हो जाती है, A0/2 हो जाती है। ये बेचारा कितना बन चुका होता है, A0/2, आधा आधा आईना हो जाता है बराबर। तो अब इसको टाइम के लिए अपने को वापस से वहाँ पे जो इक्वेशन लगाए थे वही इक्वेशन लगानी है। वही इक्वेशन की जगह पे अपन ने यहाँ पे जीरो ऑर्डर में लगाए थे ये वाले, ए टी बराबर A0 माइनस के टी। लेकिन इसको नहीं लगाते हुए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको लगा दें। इसको कैसे लगाएंगे, के की जगह पे के रखेंगे, 2.303 टी हाफ है तो टी हाफ लिखेंगे, उसको सम्मान देंगे पूरा। यहाँ पे लॉग बेस पर A0 कितना है, स्टार्टिंग वाला कॉन्सेंट्रेशन A0 है, बाद वाला 80 वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, A0 है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब क्या कि 25% तो बची है ना अभी, तो बचा हुआ याद रखना है, हो चुका याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे अगर बोल दे कि A0/2 कंप्लीट हो चुका है तो तुम्हें याद रखना है कि A0/2 बचा है। तो यहाँ पे हमेशा बचा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या जाएगा A0/2, A0 से A0 गया, 2 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टी हाफ निकालना है, इधर रिप्लेस कर देते हो तो टी हाफ बराबर 2.303 बटे में के, और यहाँ पे क्या बचेगा log 2। अब ये जिसके पास ना लिखा हो वो गूगल नहीं, वो अपने पास कैलकुलेटर होगा ना, उसी में log 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9 तक की वैल्यू याद रख लेना। log 10 तो क्या होता है, 1 होता है, तो वो वैल्यू याद करनी है तुम्हें। यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है 0.302, तो 2 × 30
इंटू में 0.302 बटे में क्या आ गया के। इस पूरे का गुणा भाग करोगे तो टी हाफ कितना निकल के आएगा, टी हाफ निकल के आएगा 0.693, 3 के गुणे में ही है सब। तो इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ टी हाफ को। टी हाफ कितना निकल के आएगा, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे में के। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ गया, इतना ही आएगा, गुणा करने में गुणा करके देख लेना 0.693। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन आया क्या, देखो नहीं आया ना, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है या टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तुम कितना भी लिया हो डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, के कांस्टेंट है। तो इसका अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाऊं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ क्या बनेगा, A0 और इधर मैं क्या ले लूँ, टी हाफ ले लूँ। तो टी हाफ का ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर। जैसे जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन का आ रहा था रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, वैसा ग्राफ क्या आएगा टी हाफ के लिए। लेकिन वहाँ पे टी हाफ का ग्राफ कैसे था, लीनियर, है ना। यहाँ वहाँ बोलूँ यहाँ वहाँ बोलूँ तो दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ यहाँ क्या होता है। वहाँ यहाँ मतलब जीरो ऑर्डर, है ना, और यहाँ मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक स्टेप आगे आ गए। तो टी हाफ क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। ये सारे टाइप के ग्राफ अपन ने देख लिए, है ना, रेट के साथ भी देख लिए अपने पास, फिर इक्वेशन बना के भी देख लिए थे। इसका ग्राफ कैसे आया था, घटता हुआ आया था। इसी का अपन वॉल्मीकी इक्वेशन के साथ देखे थे तो कैसे आया था, लोगरिथम ग्राफ आया था। फिर अपन टी हाफ का देखे तो लीनियर ग्राफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा, टी हाफ वाला, है ना। एक और स्पेशल केस आता है, बीच में से रैंडम उठा के पूछ लेता है। रैंडम कैसे, कि A0 है वो पहले मान लो कि 81 उसका हो गया कॉन्सेंट्रेशन घट के, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 82 हो गया, और फिर कहाँ हो गया 0 हो गया, खत्म हो गया। 0 तो नहीं हुआ, फिर जाते जा रहा है ना, फिर जाते जा रहा है। मतलब क्या कि ए रिएक्टेंट था वो बनाया क्या, प्रोडक्ट बनाया तो उस दौरान इसकी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना था A0, फिर T बराबर T1 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 81 हो गया, तो उस टाइम पे ये कितना बना X1 बना। T बराबर T2 टाइम पर ये कितना कॉन्सेंट्रेशन कर लिया इसने, A2 कर लिया कि बेचारा रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना बनेगा X2 बनेगा। अपने को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, अपने को रिएक्टेंट से मतलब है, देखने से मतलब। अब मैं A1 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ A0 माइनस X1, T2 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ A0 माइनस X2। तो ये डिफरेंस, ये कभी कभी डिफरेंस दे देता है, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें रेट कांस्टेंट निकालने बोल देता है। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है K बराबर 2.303 log बेस पर A0 बटे में 80, बटे में क्या आ रहा था टाइम, ये आ रहा था। अभी बनाए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे इस दुनिया में एग्जिस्टेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे दो टाइम हो चुके हैं T1 और T2, इस दोनों टाइम के बीच में वो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे देगा कि T1 टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन था और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो तुम्हें फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते टाइम अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ कैसे। टाइम कितना है T2 और T1 है, तो T2 माइनस T1, टाइम की जगह क्या कर देना है तुम्हें T2 माइनस T1। ये सब भूल जाओ ऊपर नीचे का, स्टार्टिंग टाइम यहीं से मानो, तो यहीं से मानेंगे तो यहीं की कॉन्सेंट्रेशन भी लेंगे, यहीं का एंडिंग कॉन्सेंट्रेशन भी लेंगे। तो ये स्टार्टिंग A0 मान लो और ये क्या मान लो 80 मान लो, तो A0 की जगह पे क्या आएगा 81 आएगा और AT की जगह पे क्या आएगा 82 आएगा। A1 को क्या लिख सकते हैं अपन A0 माइनस X1, और A2 को क्या लिख सकते हैं 82 को A0 माइनस X2। तो ये फाइनल बनेगा K बराबर 2.303 बटे में T2 माइनस T1, इंटू में क्या हो जाएगा log 10 बेस पर A0 माइनस X1 बटे A0 माइनस X2। ये अंतर जब दे दे तो उससे निकाल सकते हो तुम क्या, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं ना, बहुत आसान है। कितने सारे फॉर्मूले बन गए। फिर से वीडियो को देखना, बार बार देखना जब तक समझ नहीं आए। वीडियो की खास बात यही तो है कि देखे जाओ, है ना। और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी देखते हैं, व्यू देने से कुछ नहीं होता है, उसको रन करना पड़ता है वीडियो को। तो ईमानदारी तुम्हारे हाथों में है। ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गई।
है ना, जीरो ऑर्डर भी पढ़ लिए, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ डाले। अब अपने पास क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर आता है। इसके आगे अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट में अपन एक फॉर्मूला बना लेंगे, हाफ लाइफ का भी शॉर्ट में बना लेंगे। मैंने एक रेट कांस्टेंट के तुम्हें यूनिट पहले ही बताया था। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या होती है, के जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, मोल पर लीटर टाइम, याद होना चाहिए। के फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है ओनली टाइम। तो जब भी सिर्फ टाइम का थी यूनिट के साथ, तो फर्स्ट ऑर्डर जब भी तुम्हें क्या दे, वो मोल पर लीटर टाइम दे, तो वो क्या है, जीरो ऑर्डर। तो ये तुमको मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ। अब ये वीडियो लंबी हो रही है यार, है ना, तो और मुझे SHM की वीडियो बनानी, अभी शर्ट बदल के मुंह धो के शर्ट इसलिए बदलना है क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में आता है ना, बोले यार उसी टाइम शूट हुआ होगा वीडियो, ऐसा आता है ना मन में। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसके आगे अपन शॉर्ट में हाफ लाइफ की शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ेंगे और कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर के एग्जाम्पल में बताऊंगा, क्योंकि मेरे टाइम पे आ गया था यार क्वेश्चन।